हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं करंट अफेयर्स के एमसीक्यू एनालिसिस के पार्ट 4 को लेकर। इससे पहले मैंने 3 पार्ट कर चुका है ऑलरेडी। और जिसके और मॉर्निंग सेशन में मैंने करंट अफेयर सीरीज भी कंप्लीट कर दिया है जून मंथ के, और जुलाई मंथ भी कल कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे वीडियोस जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, प्लीज़ आप जाके उन सभी को वीडियो को देख लें। और जो ऑलरेडी देख चुके हैं वो वापस से देख सकते हैं एज अ रिविजन पर्पज से, जिससे आप और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। मैं आपको एश्योर ऑलरेडी कर चुका हूँ कि आप मुझ पर फुल्ली डिपेंड हो सकते हैं कि मैं यूपीएससी से रिलेटेड और उससे जुड़े हुए दूसरे एग्जाम से रिलेटेड के करंट अफेयर्स को मैं 90 से 95% तक आपको एश्योरमेंट दूंगा कि ये मैं कवर करूंगा इस अपने पूरे सीरीज में। तो चलते हैं आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं। और तो जैसा कि मैंने बोला था कि एमसीक्यू क्वेश्चन डील करने से पहले पहले हम हर लेक्चर में एक या दो मैप क्वेश्चंस करेंगे, जो कि किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मैप के क्वेश्चंस में आप अक्सर मात खा जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से चीज़ को लेके आप रिलेट नहीं कर पाएंगे मैप्स को, और उस जगह में आप गलती कर बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में ये पूछेगा कि आपको पॉइंट करना है ये लोकेशन किस जगह में है, बट आपको उससे रिलेट करना अगर आपको आ गया तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन है ना, आप एग्जैक्टली उस क्वेश्चन को भले ही ना जानते हो, बट आप आंसर अटेम्प्ट कर पाओगे किसी भी तरह से कैंसिल आउट करके। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द स्टेट दैट कनेक्ट्स ब्लैक सी टू द सी ऑफ अजोव। मतलब सी ऑफ अजोव, और आप स्टेट के बारे में तो जानते ही होंगे स्टेट किसे बोला जाता है। तो स्टेट वो हुआ जो दो वाटर बॉडीज को एक पतला सा या छोटा सा रास्ता ये कह सकते हैं, जो कि जो कनेक्ट करता है दो से। मतलब ये हो गया सी ऑफ अजोव, और ये हो गया जो ब्लैक सी, ये बड़ा सा जो है ये ब्लैक सी हो गया। तो ये ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को किस क्या कौन सा एक छोटा सा माध्यम से, मतलब रास्ते से कनेक्ट किया जाता है। ये एक छोटा सा वाटर बॉडी है कैनल टाइप का, जो इसका नाम है सी कच स्टेट। ठीक है, इसे कच स्टेट बोलते हैं। अच्छा, ये न्यूज़ मतलब ये ऐसे न्यूज़ में क्यों बन गया था, क्योंकि ये जो है क्रीमिया, इसे रशिया कहते हैं कि ये हमारे अंदर में है, तो ये रशिया के अंदर में पूरे जा रही है। तो जब हुआ ये था कि यूक्रेन का एक जहाज वो ये रास्ता फॉलो करते हुए ये चाह रहा था यहाँ से वो डायरेक्टली अपने दूसरे जगह में ट्रैवल करे, तो वो बाई सी वे फॉलो कर रहे थे। बट जब वो यहाँ क्रॉस कर रहे थे इस कच स्ट्रेट को, तो रशियन नेवी ने इसे रोक लिया और इसे कैप्चर कर लिया, कि कहा कि ये कुछ हमारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे किसी मायने में। तो जिस वजह से काफ़ी इशू हुई थी, और यूनाइटेड नेशन में ये कच स्टेट से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे। तो हम मान सकते हैं कि ये टॉपिक, ये जो जगह है कच स्टेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है हमारे किसी भी सामने आने वाले एग्जाम्स में। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। इससे पहले मैं ये बता दूं कि आप जब भी कुछ देख रहे हैं कच स्टेट, तो ये ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव तो देख रहे हैं, उसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये हो गया रशिया, ये हो गया यूक्रेन, ये हो गया रोमानिया। उसके बाद और भी आसपास के जो भी कंट्रीज हैं ये भी देख रहे हैं। ये हो गया सी ऑफ मरमरा, ये भी एक सी ऑफ मरमरा है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट है, और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट है। तो और इस तरफ हो गया कैस्पियन सी, और इधर नीचे आ जाता है ब्लैक सी के नीचे तुर्की होती है, और जॉर्जिया इस तरफ। तो इस तरह से आप कुछ भी किसी एक पॉइंट को अगर अच्छे से जान रहे हैं, तो उसको बेस मान के आप सारे अदर चीज को भी रिलेट करके समझ ले कि कौन किसके किस तरफ पड़ता है, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, किस साइड है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, द कंट्री दैट हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट एज लिविंग बेनिफिट्स। मतलब फॉरेस्ट एज लिविंग एंटिटीज, मतलब एंटिटीज माना गया है कि एक लिविंग एंटिटीज उनको रखा है। तो कौन है वो, जिस कंट्री ने फर्स्ट ये ऐसा किया है, तो वो है एल सेल्वाडोर। ये एल सेल्वाडोर बोल के एक कंट्री है, कहाँ पे है, तो ये मेक्सिको नीचे, मतलब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आ जाता है, कि एक एल सेल्वाडोर बोल के कंट्री है। और उसके आसपास में जो अगर हम देखते हैं लोकेशन, तो ग्वाटमेला हो गया ऊपर में, उसके अलावा होंडुरास हो गया राइट साइड में, उसके बाद निकारागुआ हो गया नीचे, कोस्टारिका भी इधर है, और ये जो ऊपर है ये मेक्सिको है। तो आप समझ पा रहे होंगे मेक्सिको का बात से आप शायद, भले ही ये सारे कंट्रीज उतने आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही होगी, बट मेक्सिको को तो आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि मेक्सिको के नीचे अब धीरे धीरे है, और यहाँ से नीचे चला जाता है साउथ अमेरिका को कनेक्ट करते हुए, पनामा वगैरह होते हुए। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों इसलिए बना, क्योंकि 5 जून 2019 को क्या हुआ था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। बट इसी दिन यहाँ के जो असेंबली है, मतलब एल सेल्वाडोर के, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया लिविंग एंटिटीज को, मतलब फॉरेस्ट को एज अ लिविंग एंटिटीज।
ठीक है, जिसके बाद से वो लोग ने जिस अगर फॉरेस्ट को काटा जाता है तो एक लिविंग एंटिटीज की तरह उनके ऊपर केस लगाया जाएगा, या जो भी हम लोग एक लिविंग एंटिटीज हमारे देश में जैसे मानते हैं उस तरह से। क्या हमारे देश में भी किसी स्टेट्स ने ऐसा किसी रिवर्स के साथ या कुछ ऐसा किया है? अगर आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा क्या है, किसी रिवर्स को क्या लिविंग एंटिटीज माना गया है? तो इस तरह का आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर को शुरू करते हुए अपने एमसीक्यू एनालिसिस को, और जिसका पहला क्वेश्चन है ये। तो आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके भी ऑप्शंस को आप पेन पेपर या तो पेपर में या नहीं तो मोबाइल में ही आप एक जगह साइड में वीडियो पॉज करके लिख लिया कीजिए। उसके बाद हम आपको धीरे धीरे आप प्ले करके आगे के आंसर्स और एक्सप्लेनेशन भी देख लिया करिए कि आप कितने सही हैं, और लास्ट में आप मुझे जरूर बताएंगे कि कितने ऑप्शंस आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। The Jal Shakti Abhiyan aims at making water conservation and promotion of irrigation efficiency a public campaign through asset creation and communication campaigns. समझ पा रहे होंगे स्टेटमेंट का। जल शक्ति अभियान से रिलेटेड बताया गया है, क्योंकि ये जल शक्ति जो आपको मिनिस्ट्री है, आपको मैं बता दूं कि हाल ही में दो अलग अलग मिनिस्ट्री को एक कर दिया गया है, और उस एक मिनिस्ट्री के अंदर वो दोनों चीज आ रहे हैं। वो दोनों क्या क्या है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं अगर आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से मैं अगले वीडियो में इसको और अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा क्यों ऐसा करने की जरूरत पड़ी और इससे क्या फायदा हो रही है। ठीक है, तो जल शक्ति अभियान उसी के जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और ये इसमें क्या क्या वाटर कंजर्वेशन से लेकर इरिगेशन को कैसे प्रमोट किया जाएगा ये स्टेटमेंट में दिया गया है। तो ये सही बात है कि गलत बात है, आप अंदाजा लगा सकते होंगे, फिर भी हम आगे देखेंगे। उसके अलावा ये इन इंडिया द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश आर मोर वाटर स्ट्रेस कंपेयर टू वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार एंड झारखंड। क्या ये सच है या झूठ? चलिए देखते हैं। आई थिंक आप लोग ऑप्शंस के मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से आप खुद ही बिना जाने भी आप एक अगर आपको अगर मैप का कुछ आइडिया होगा तो आप पता लगा सकते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ऑप्शन सी है, यानी दोनों के दोनों सही हैं। क्यों सही है? कि जल शक्ति अभियान, हाँ इसका यही मोटो था, और ये इसी तरह से आगे मतलब वाटर कंजर्वेशन के लिए और इरिगेशन के लिए ये अभियान को चलाया गया था। उसके अलावा हम जानते हैं कि वाटर जो स्टेट्स है कौन कौन, राजस्थान तो है ये सभी जानते हैं, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब भी स्टेट्स हैं जो वाटर स्टेट स्टेट्स मतलब जहाँ पे पानी की बहुत कमियां आती है, जहाँ पे बारिश उतनी ठीक से नहीं हो पाती है। तो ये सब स्टेट्स हो गए वाटर स्टेट्स, पर लेकिन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड जैसे वहाँ पे उतने नहीं है। तो यह सही बात है, हाँ सही बात है, इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। और इसके अलावा हम ये भी एक जान लेते हैं कि जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग वाटर बॉडी रेस्टोरेशन एंड एफॉरेस्टेशन स्कीम बीइंग अंडरटेकन बाय द जल शक्ति एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, ये जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो इस तरह के मतलब कि अगर रूरल में डेवलपमेंट करना है तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भी आना पड़ेगा, ताकि जो वाटर स्टेट जहाँ पे पानी की कमी आ रही है जिस विलेजेस में, वहाँ पे काम करने के लिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का भी सपोर्ट चाहिए, और जल शक्ति के तो होने ही है। उसके अलावा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का भी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बांध बनाने मतलब डैम या इरिगेशन से रिलेटेड आपको कुछ करना है, तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का भी आपको सपोर्ट होना चाहिए, वरना आगे जाकर एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो क्या कर सकते हैं, अगर कुछ सही आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो आगे जाके बैंड कर सकते हैं। तो आपको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के भी जो भी वहाँ पे ऑफिशियल्स होंगे उनका सपोर्ट चाहिए होगा। तो हम ये तीन मिनिस्ट्री के मदद से आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, एईएस। ये बहुत ही न्यूज में रहा था, स्पेशली बिहार और यूपी एरिया में। तो चलिए देखते हैं क्या था। स्टेटमेंट्स में है जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस जेईवी इज द मेजर कॉज ऑफ एईएस इन इंडिया। क्या ये सही है गलत है? चलिए देखते हैं। उसके अलावा द डिजीज आउटब्रेक इज यूजुअली रिपोर्टेड ड्यूरिंग मानसून। क्या ये मानसून में हो रहा है? तो ये सब वर्ड को अच्छे से पकड़ के रखिएगा जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ये सही है कि नहीं। अगर आपको एग्जैक्ट इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़े हैं तो आपको तो क्लियर हो जाएगा, वरना आपको तो ध्यान देना होगा। उसके बाद है एईएस अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स ओल्ड एज पॉपुलेशन। चलिए ठीक है, ये भी देख लेते हैं स्टेटमेंट सही है गलत है। तो 1 3 1 2 2 3 1 2 3, तो यहाँ पूछा गया है करेक्ट। जब सारा पढ़ने के बाद आप जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। ये बहुत ही सबसे इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो यही है, करेक्ट है या इनकरेक्ट चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन देखने में। तो आंसर हो गया बी, यानी 1 2 सही है, और आंसर और स्टेटमेंट 3 है वो गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि ये ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए नहीं है। यहाँ पे ओल्ड एज की जगह में यहाँ पे आ रहा है मोस्टली इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट। ठीक है, तो चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट है। और बोल रहा है कि बिहार हैज रिकॉर्डेड 188 केसेस, जैसा कि मैंने बोला था कि बिहार में बहुत ज़्यादा केसेस आया था ये एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम की, और जिसमें 45 डेथ भी किया गया था। ये जनवरी मंथ की बात है, जनवरी 2019 की। 45 बच्चे मर भी गए थे, और ये डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये तो सही बात है यहाँ पे। पर ये बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोगों के नहीं, ये करते हैं चिल्ड्रन और यंग एडल्ट के, क्योंकि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पूरे बहुत सारे हॉस्पिटल भरे पड़े हुए थे छोटे छोटे बच्चों से लेकर। और ये मानसून में आते हैं, ये सच बात है। तो ये जो कीवर्ड था मानसून, ये सही था। अगर आपको एग्जैक्ट नॉलेज पता है इस बारे, इस टॉपिक से रिलेटेड, तब तो आप मानसून सही समझ लिए, तो टू सही है तो टू मान लिए। बट इसके अलावा भी अगर आपको ये भी पता है ये ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए नहीं है, यंग के लिए, तो भी आप कैंसिल आउट करके कर सकते थे इस आंसर को। भले ही आप मानसून में कंफ्यूजन होते कि मानसून है कि कौन से विंटर में है, बट आपको ओल्ड एज के लिए तो आप क्लियर होंगे, क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी था कि बच्चे परेशान थे बिहार में। तो वहां से आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि ऑप्शन बी आपका हो गया, क्योंकि 3 इसी में नहीं है, तो इसीलिए सोल्यूशन हो गया बी, और स्टेटमेंट 3 गलत है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ओआईसी आप सुने होंगे, काफ़ी अच्छी न्यूज़ में। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हमारे जो सुषमा स्वराज जी थे, उनको एज अ गेस्ट भी बुलाया गया था 2000 उनके जस्ट देहांत होने से पहले भी। ठीक है, तो ये जान लेते हैं उनसे रिलेटेड भी क्यों है। तो स्टेटमेंट में दिया जा रहा है कि ओआईसी इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशन विद द मेंबरशिप ऑफ 57 स्टेट स्प्रेड ओवर 4 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, वो 57 मतलब 57 मेंबर्स मिलकर ये ओआईसी बनाते हैं, और ये सेकेंड लार्जेस्ट बोला जा रहा है। ये सच है या झूठ मान लेते हैं, बट मैं आपको बता दूं यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है स्टेटमेंट 2 में कि इट एंडेवर्स टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रोमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी अमंग वेरियस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से वही पीस और हार्मनी से रिलेटेड बात हो रहा है कि, और ऊपर से मुस्लिम वर्ल्ड में ये स्पिरिट ऑफ प्रोमोटिंग इंटरनेशनल पीस का बात करेंगे। चलिए ठीक है, देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत। और ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपका मेन काम क्या होगा, ये देखना कि ये करेक्ट लिखा है कि इनकरेक्ट लिखा है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन, 4 ऑप्शन हो गए। हम आंसर और एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आप पॉज करके पहले आंसर अपना टिक कर लीजिए। क्या था, तो ये हो गया ऑप्शन सी, यानी दोनों के दोनों ही सही है आंसर, मतलब स्टेटमेंट दोनों सही है। क्या था कि मतलब हाँ ये सही बात है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स के बाद, और ये 57 स्टेट्स मिलके करते हैं। उसके अलावा इनका काम होता है कि जो भी वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड है वो पूरे मतलब दुनिया में अच्छे तरीके से फैला सके। उसके अलावा जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक हिस्टोरिकल समिट हुई थी जो कि राबत, जो मोरक्को एक कंट्री है आपको अफ्रीका में, वहाँ पे ये हुआ था उस जगह में। किस वक्त, 25 सितंबर 1969। और ये जो है ये हिजरा, ये उनका कैलेंडर का डेट है। तो ये भी आप जरूरी नहीं याद रखना, बट देख लीजिए एज जस्ट जनरल नॉलेज के लिए। पर एक्चुअली में हुआ था 1969 में, फर्स्ट टाइम ये एक हिस्टोरिकल समिट हुई थी। उसके बाद ही एक ये धीरे धीरे करके मतलब ये ओआईसी का स्थापना भी अच्छे से हो गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बाद। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में जब बोला जा रहा है, इट वॉज स्टेबलाइज इन 1975। ठीक है, स्टेटमेंट्स है तो आप देख लीजिए, आगे सही है गलत बाद में हम डिसाइड करेंगे। It is it is a principal government agency in all matters relating to meteorology, seismology and allied subjects. चलिए ये भी देख लेते हैं। It detects and locate earthquakes and it evaluates seismicity in different parts of the country for development projects. चलिए तीनों स्टेटमेंट सही है गलत, और यहाँ पर हमने क्रॉस चेक कर भी कर लिया ये करेक्ट है या इनकरेक्ट हमें पूछ रहा है, ये भी देख लिए। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा ऑप्शन हो गया बी, यानी स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि ये 1975 नहीं, ये 1875 हमारे मतलब आज़ादी से पहले की ये बात है, जिससे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को स्थापित किया गया था। क्योंकि उस वक्त भी जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा ये जो मेट्रोलॉजिकल से रिलेटेड कंसर्न रखते थे, क्योंकि उनका जो भी बिजनेस यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड, वो भी एग्रीकल्चर कुछ यहाँ पे जो करते थे, उनको ये
मतलब मेट्रोलॉजी मतलब एटमॉस्फेयर और जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड जानना बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि उसी के हिसाब से उनको सारी चीज़ अपने कंस्ट्रक्शन से लेके अर्थक्वेक से रिलेटेड सब कुछ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आगे वो बढ़ सकते थे, क्योंकि वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी करते थे यहाँ पे उसके बाद, ताकि वो सारा प्रॉफिट को अच्छे से अपना यूटिलाइज कर सके। तो इसलिए 1875 है, ध्यान दीजिएगा। और ये आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना से 10 साल पहले मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हो चुकी थी। उसके अलावा बाकी के जो दो स्टेटमेंट, अगर अच्छा ठीक है, आप अगर यदि वन स्टेटमेंट को काटते हैं कि वन स्टेटमेंट गलत है, तो ये तो चलिए ठीक है, गलत हो गया। और मतलब डी और मतलब ए तो गलत कर ही दिए, अब आपको सेलेक्ट करना है बी और सी में। तो तीन तो सही है ही, दोनों में ही है, तो यानी तीन तो सही होगा ही होगा। अब टू सही है कि नहीं, ये हमको कंफर्म करना था। अगर आपको इस ऑप्शन के बारे में, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पता है, तब उस समय आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आप कैंसिल आउट करके तरीके से जा रहे हैं, तो वन तो सबसे पहले आप काट दिए, उसके बाद टू और थ्री में देख रहे हैं, इट इज द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेट्रोलॉजी, सिज्मोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट। हाँ, ऑफकोर्स ये मेट्रोलॉजी और सिज्मोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसे कंफर्म करते हैं कि हाँ, ऑप्शन टू और थ्री सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ जो 2019 में फर्स्ट टाइम हुई है वो जानने के लिए मिलेगा। All NSAs, मतलब National Security Advisors, appointed since the inception of the post in 1998 belong to the either the Indian Foreign Service or to the Indian Police Service and serve at the discretion at the Prime Minister of India। ठीक है, स्टेटमेंट आप शायद समझ पा रहे होंगे, नहीं तो मैं आपको एक बार कंप्लीट होने के बाद मैं आपको स्टेटमेंट भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। The post was created on 19 November 1998 by the government of I.K. Gujral. Recently, NSA got a cabinet status in the table of precedence। स्टार्टिंग में बोला जा रहा है कि एनएसए का जो स्थापना हुआ था 1998 के बाद हुआ था, और उसके बाद क्या किन लोग को लिया जाता है, जो फॉरेन सर्विस और आईपीएस से रिटायर्ड होकर आ रहे थे, और इनको प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही रखा जाता था कि उनकी डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें। और उसके अलावा सेकेंड ऑफ स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये जो आई.के. गुजराल गवर्नमेंट थे, उनके द्वारा ये क्रिएट किया गया था 1998 में। उसके अलावा अभी हाल ही में एनएसए को कैबिनेट स्टेटस दे दिया गया। कैबिनेट स्टेटस के मतलब ऐसे आई थिंक आप लोग जान रहे होंगे कैबिनेट में मिनिस्ट्रीज कौन कौन होते हैं और कितनी परसेंटेज ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स बन सकते हैं। इसमें एक और टॉपिक है किचन कैबिनेट भी। आप ये सब टॉपिक को अच्छे से गूगल कर लीजिएगा, और अगर फिर भी अगर डाउट हो तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वीडियो में। तो चलते हैं हमारे ऑप्शन और एक्सप्लेनेशन के आगे। उसके पहले आप ये भी देख लीजिए करेक्ट है या इनकरेक्ट, ये भी आपको ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। तो स्टेटमेंट सी यानी वन और थ्री यानी ऑप्शन टू गलत है। क्या ये आई.के. गुजराल था, वही हमको अभी अच्छे से जानना है। तो हाँ, गवर्नमेंट ने रिअपॉइंट किया रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अजीत डोवल जी को एज ए एनएसए, और उनको कैबिनेट रैंक भी मिला। तो हमारे जो एनएसए हैं वो कौन है, अजीत डोवल है, ये तो काफी न्यूज में थे तो आपको अच्छे से पता होगा ही। उसके अलावा इनको कैबिनेट रैंक दे दिया गया है, ये आप खाली अच्छे से जान लीजिए। उसके अलावा जो फर्स्ट एनएसए थे, जो ये बन गए हैं कि जिनको कैबिनेट से स्टेटस मिला गया है और उनको इस तरह का प्रेसिडेंट मिला है। उसके अलावा मतलब पहले मतलब एनएसए ही हैड द स्टैट्यूट ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अभी तो कैबिनेट का मिल गया, पहले क्या था इनका पोस्ट एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। आपको पता होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होते हैं। एक क्रोनोलॉजी वाइज अगर हम जाते हैं तो पहले होते हैं मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के बाद होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, उसके बाद हम धीरे धीरे नीचे डाउन होते हैं, पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए एक मिनिस्टर से नीचे। तो ये हम जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए हमारे निर्मला सीतारमन जी, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए अनुराग ठाकुर जी। तो उस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि पहले वो थे अनुराग ठाकुर के जैसे पोस्ट में, अब हो गए हैं वो निर्मला सीतारमन जी के पोस्ट में अजय देवल जी को। ठीक है, और ये फिर हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बीटी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड pest resistant plant cotton variety which produces an insecticide to bollworm। चलिए, ये बायोटेक का सेक्शन में आपको अच्छे तरह से ये क्वेश्चन आपको मिला गया था, आपको शायद याद होगा। इन इंडिया इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी of the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) under Department of Science and Technology to assess the safety of a genetically modified plant and decide whether it is fit for cultivation or not। ठीक है, सेल, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूजेज ऑफ
unapproved GM seed is a punishable offense under the rules of Environmental Protection Act. ठीक है, एक स्टेटमेंट सारा आप समझ पा रहे होंगे, और नहीं तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी रीजन के साथ, अभी मैं कर दूंगा तो आप ऑप्शन आप समझ जाओगे, और उसके बाद आप अपने से खुद से दिमाग नहीं लगा पाओगे। आप देख लो एक बार और आगे लिख लो पेपर में। हम तब तक आगे बढ़ते हैं। फिर से हम जाने से पहले ये करेक्ट या इनकरेक्ट ये देख लेते हैं। ये हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसमें बोला जा रहा है कि ऑप्शन हो गया बी, यानी ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। ये क्यों गलत है ये हम जानते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट ये देखा है, बीटी कॉटन जो होते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट वो जो कि इंसेक्टिसाइड जो होते हैं उससे वो ज़्यादा उतना इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, इंसेक्टिसाइड जो भी जैसे बॉलवर्म टाइप के। उसके अलावा इंडिया में इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जेनेटिक जीएसी अंडर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ना कि ये यहाँ जो दिया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया इस जगह में गलत। पर देखिए दूसरे वाला में तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट दिया है, तो या तो ये गलत होगा या तो ये गलत होगा। ये तो हमको आपको पता चल ही गया है कि हाँ या तो स्टेटमेंट 2 होगा, क्योंकि दो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, तो कोई एक तो होना है। तो इसीलिए आप पहले ये सोच रहे कि जब एनवलप मतलब ये क्या कर सकते हैं, अगर आप फर्टिलाइजर्स जो भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, इससे क्या अफेक्ट करेगा, हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो ये जो जीएसी है ये अंडर किसके काम करते हैं, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है, और स्टेटमेंट 3 हाँ सही है, ये प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रूल्स पे ये अप्रूव करते हैं ताकि पनिशेबल ऑफेंस दिया जा सके सेल या स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Direct taxes on income are compulsory transfer of private incomes, both individual and farm, to the government to meet collective aims. Okay. आगे दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। The proceeds of all taxes and cess are credited in the consolidated fund of India. consolidated fund of India से शायद आप अवेयर होंगे कितने टाइप के होते हैं, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स, उसके बाद उसके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, और तीसरा क्या था, अच्छा ठीक है वो आगे देखते हैं। अब स्टेटमेंट 3 है, while the tax proceeds are shared with the states and union territories according to the guidelines of the finance commission, the cess proceeds need to be shared with them. चलिए ये भी जान लेते हैं कि तीनों स्टेटमेंट और इससे रिलेटेड क्या क्या है। बट ये इसमें करेक्ट इनकरेक्ट फिर से ध्यान देना है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, और ये सोल्यूशन है डी, जिसका मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं, मतलब तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। तो क्या था, हाँ ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये सारा जितने भी हम टैक्स वगैरह उठाते हैं ये सारे जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जिसका हम लोग फिर सही यूटिलाइज करते हैं फाइनेंस कमीशन के कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट हम लोग फाइनेंस कमीशन के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए स्टेट और यूनियन टेरिटरी यूटीज के साथ हम शेयर भी करते हैं। ये किसको, ये जो सेस हम लोग लगा रहे हैं बहुत ही किसी किसी चीज में, तो वो हम सारे चीज को शेयर भी करते हैं। ऐसा हो सकता है कि बोल सकते हैं कि सेस को क्या सिर्फ सेंट्रल अपने पास ही रखते नहीं, तो वो ऐसा नहीं है, वैसा बिल्कुल कुछ नहीं है। उसके अलावा सेस किस लिए लेके जाता है, ताकि कुछ मतलब टू मीट स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, सेस इज प्रेफर्ड ओवर अ टैक्स बिकॉज इट इज रिलेटिवली इजियर टू इंट्रोड्यूस, मॉडिफाई एंड एबॉलिश। वो तो इजीली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मॉडिफाई भी कर सकते हैं सेस को इतना से इतना, और एबॉलिश भी किया जा सकता है, क्योंकि सेस पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी तरह से अपने कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा उसके ठीक है ये हो गया, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, और ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साइक्लोन्स। अब साइक्लोन्स के ऊपर हम लोग एक देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स है। साइक्लोन्स आर सस्टेन्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरियाज एट देयर कोर। कोर कोर आप समझ पा रहे हो, कोर आई ये सब चीज जो साइक्लोनिक टर्म्स है, आप साइक्लोन का अगर ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आपको कोर आई ये सब चीज मिला होगा। तो अगर मिला है तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर एक बार पॉज करके आप एक बार उस कंसेप्ट को भी थोड़ा देख लें। ठीक है, वेरी फ्यू साइक्लोन्स ओरिजिनेट इन द अरेबियन सी बट दे आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू दोज इमर्जिंग इन द बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो हमें ये ध्यान देते हुए हम आंसर और एक्सप्लेनेशन पे बढ़ते हैं। आप पहले आंसर टिक कर लीजिए। तो क्या बोल रहे हैं कि ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन 2 गलत है। क्यों गलत है स्टेटमेंट 2, चलिए देख लेते हैं। ये जब बोल दिया वेरी फ्यू साइक्लोन्स ओरिजिनेट इन, तो या तो इसमें ये कुछ बोलना चाह रहा है,
इसके साथ ही ये एक और अपने भाई को भी ले लिया है बोलने के लिए, वो क्या है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ये दो जो वर्ड है यही बोल रहा था इस स्टेटमेंट के बारे में, जो आपको अच्छे से जानना चाहिए। तो साइक्लोन के बारे में तो आप जान गए कि वेरी लो प्रेशर एरियाज होता है कोर में, ठीक है, लो प्रेशर जनरेट करता है ना, साइक्लोन लो प्रेशर करता है और एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर करता है, और एंटी साइक्लोन उतना रेन फेड नहीं होता है, बट साइक्लोन क्या होता है अच्छे से रेन लेके आता है। तो पर ये क्या, हाँ अभी स्टेटमेंट ये जो दोनों बोलना चाह रहा है, तो हम ये जानते हैं अरेबियन सी में हम ये सही बात है कि बहुत कम साइक्लोन्स आते हैं। आप हमेशा देखे होंगे बे ऑफ बंगाल से साइक्लोन हिट करते हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बॉर्डर में, और वेस्ट बंगाल के भी। पर आपको महाराष्ट्र और गुजरात और ये कर्नाटका के जो बॉर्डर कोस्ट लाइन है, यहाँ पे बहुत कम साइक्लोन्स हिट करते हुए दिखेंगे, और अगर करेंगे भी तो बहुत ही रिलेटिवली वीक रहेंगे कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये सब चीज, तो ये यानी ये दोनों स्टेटमेंट आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, और आपको कंफ्यूज करने के लिए आप ये बोझ कर सकते थे, बट ये होगा नहीं। होगा क्या, ऑप्शन ए मतलब सिर्फ स्टेटमेंट वन सही है। बट आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन, एफएलआर। एफएलआर क्या है, चलिए स्टेटमेंट आगे पहले पढ़ ले कि फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन is the ongoing process of regaining ecological functionality and enhancing human well-being across deforested or degraded forest landscapes. ठीक है, स्टेटमेंट टू पढ़ते हैं। FLR also includes planting new trees, agroforestry and managing natural regeneration. तो पूछ रहा है वापस से ये करेक्ट स्टेटमेंट इन दोनों में से क्या है, या एक है या दो है या कोई भी नहीं है। चलिए देखते हैं। इसमें है ऑप्शन सी, यानी दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, और क्यों है ये जान लेते हैं। तो जब दोनों सही है तो दोनों के जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही होंगे, तभी ऐसा दिया गया है। तो क्या है, अब इसको मैं समझ लेते हैं। फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन है, ये क्या करता है बेसिकली, ये न्यू ट्रीज प्लांटिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री और मैनेजिंग नेचुरल रीजनरेशन, इससे रिलेटेड है ये, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग इकोलॉजिकल फंक्शनलिटी, मतलब इकोलॉजिकल फंक्शनलिटी को वापस से रीगेन करने के लिए ये एफएलआर को लेके आया गया है। उसके अलावा एफएलआर मैनिफेस्ट थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस सच एज ये जो जो दिया हुआ है, न्यू ट्रीज प्लांटिंग करना है, ये वगैरह वगैरह सब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, सॉरी क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ई सिगरेट्स। ई सिगरेट से रिलेटेड पिछले बार ही बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, तो मैं आशा करता हूँ इससे रिलेटेड और भी कुछ बन सकती है, तो देख लेते हैं फिर भी क्या जाती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर हैज रिकमेंडेड कंप्लीट बैन ऑन ई सिगरेट्स, ठीक है, आईसीएमआर ने ये रिकमेंड किया है। ई सिगरेट्स डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003, यानी कोटपा। इसमें भी करेक्ट हमें को पहचानना है, तो देखते हैं क्या है। तो इसमें सी यानी दोनों के दोनों आंसर सही है। लगता है आज मैंने सारे को बोथ ही दे दिया है, ठीक है। उसके अलावा क्यों है ये दोनों के दोनों सही, क्योंकि आईसीएमआर ने कंप्लीट बैन किया है, ये तो हम जान गए, पर इसलिए ऐसा किया क्योंकि पिछले बार जो क्वेश्चन आया था उसमें बोला था ये टोबैको ये तो इस बिल में आता है, पर ऐसा नहीं है। ई सिगरेट को कॉटपा में नहीं दिया जाता है, इसलिए क्योंकि ई सिगरेट के अंदर तो टोबैको होती ही नहीं है, टोबैको तो होती नहीं है, उसमें क्या होती है, उसमें मतलब ये जो बैन है उसमें दिया, मैंने वो सारे प्रोडक्ट में दिया जाएगा जहाँ पे टोबैको की प्रेजेंस होगी, पर जहाँ टोबैको की प्रेजेंस ही नहीं है तो वहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो इसीलिए ये नहीं किया जाता। ई सिगरेट्स में क्या होती है, निकोटीन होती है और टोबैको नहीं होती है, इसलिए इसको इसके एम्बिट में, मतलब कॉटपा 2003 एक्ट के एम्बिट में नहीं रखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिश्केक डिक्लेरेशन रिसेंटली इन यूज इज रिलेटेड टू, आपको अच्छे से याद होगा, मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था जून के करंट अफेयर्स एनालिसिस में, और इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैं इसके ऊपर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं ये क्वेश्चन पर इनडायरेक्टली मैंने डिस्कस किया है, तो आपको मे भी याद होगा। चलिए ऑप्शन टिक करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका हो गया मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत अच्छे से आपको याद होगा कि इसके बारे में मैंने बताया था कि कैसे कैसे इसके कितने सारे मेंबर्स हैं, और इंडिया और पाकिस्तान जो लास्ट के दो हैं वो कैसे इन्हें ज्वाइन किया। तो बिश्केक जो है डिक्लेरेशन हुआ हाल ही में, कहाँ पे, आपको सुप्रीम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफ द काउंसिल जितने भी हैं वो लोग मिले थे, और आठों के आठों मेंबर्स वहाँ पे अपना मीटिंग जो समिट है इसको किए थे। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पीएचसीज इन इंडिया। तो पीएचसीज जो होते हैं उनको स्टेटमेंट वन में जो दिया जा रहा है कि ऑल्सो रेफर टू एज अ पब्लिक हेल्थ सेंटर आर
स्टेट ओन्ड रूरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्टेट ओन्ड बोला जा रहा है, ये सब वर्ड को ध्यान दीजिएगा। PHCs focus only on regular medical treatments and not on infant, ये भी not on infant immunization and pregnancy related care which is dealt by district hospitals। ठीक है। भोरे कमेटी had recommended for the development of PHCs in India। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपने देख लिया, आप पॉज करके इसको टिक करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको और अच्छे से एक्सप्लेन भी करता हूँ कि कौन सही है क्या गलत है। तो इसमें स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, जो मैंने जोड़ डाला था ओनली और ये नॉट, यही थे इसके गलत चीज, जो चीज आपको ध्यान देना था। और ये करते ही आप 2 जैसे ही कैंसिल आउट करोगे आपको मिल जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी। तो ऐसा कुछ नहीं था। PHCs हाँ ये हेल्थ और स्टेट ओन्ड होते हैं, ये स्टेट ओन्ड होते हैं, और उसके साथ ही ये क्या कहा जाता है कि ये ऐसा नहीं है कि फोकस ओनली रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। और ये इन्फेंट के लिए सिर्फ नहीं होते हैं, ये सिर्फ इन्फेंट के लिए नहीं होते, ये और भी बाकी लोगों के लिए भी होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है स्टेट ओन्ड होते हैं और रूरल हेल्थ फिजिशियन, दे आर एजेंशियली सिंगल फिजिशियन क्लिनिक्स यूजुअली विथ फैसिलिटीज फॉर माइनर सर्जरीज टू। यहाँ पर देख लीजिए आपको मिल जाएगा कि यूजुअली फॉर फैसिलिटीज फॉर माइनर और माइनर सर्जरीज टू, इस तरह से। उसके अलावा मतलब माइनर सर्जरीज में भी आपको ये छोटे मोटे सर्जरी होंगे तो वो भी ये PHCs में दिया जाता है। उसके अलावा इनको 1946 में भोरे कमेटी के द्वारा ही दिया गया था और ये भी सही बात है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द स्कीम्स कवर्ड अंडर ग्राम स्वराज अभियान आर। ग्राम स्वराज अभियान से रिलेटेड आपको कुछ आइडिया होगा आई थिंक। तो ग्राम स्वराज अभियान से रिलेटेड क्या क्या है आप ये टिक करिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आंसर को आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्या है कि ऑप्शन बी यानी जो होगा ये आयुष्मान भारत जो है ना, आयुष्मान भारत नहीं है। और ये क्यों नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये गांव के लिए है, सौभाग्य योजना ये भी गांव के लिए, मिशन इंद्रधनुष ये भी गांव से रिलेटेड है। बट आयुष्मान भारत योजना एक सिर्फ गांव के लिए नहीं है, ये अर्बन रूरल हर जगह के लिए है कि आप किसी भी नजदीकी आपको हॉस्पिटल में आपको 5 लाख तक के लिए आपको गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा कि 5 लाख तक के खर्च को गवर्नमेंट देंगे। और बहुत सारे अभी तक तो बहुत सारे कार्ड्स ऑलरेडी इश्यूड भी हो चुके हैं और बहुत लोग इसका लाभ भी उठा पा रहे हैं। तो आयुष्मान योजना जो ये ग्राम स्वराज अभियान नहीं है, सिर्फ ग्राम पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नहीं है, ये अर्बन एरिया में भी है और बहुत सारे अच्छे अच्छे मतलब सभी लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं। और ये ग्राम स्वराज अभियान है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल से 5 मई 2018 के पीरियड में। ठीक है, और ये स्कीम्स जो है ये इन सारे स्कीम्स में लाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेटा लोकलाइजेशन, ये हमारा 14th क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो डेटा लोकलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो रेगुलरली डिस्कशन होते रहती है हमारे न्यूज़ में भी और मीडिया भी और दूसरे देशों में भी डेटा लोकलाइजेशन लेके हमेशा ये चलती रहती है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। डेटा लोकलाइजेशन मीन्स स्टोरिंग डेटा विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ए स्पेसिफिक कंट्री वेयर ओनली द गवर्नमेंट हैज एक्सेस टू डेटा। ये सब मैं जहाँ पर जोड़ डाल रहा हूँ सबको अच्छे से थोड़ा सोचिएगा कि क्या है ये। BN श्री कृष्णा कमिटी रिकमेंडेड फॉर डेटा लोकलाइजेशन। देख लेते कौन सा सही है क्या गलत, यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है। तो स्टेटमेंट होगा बी, यानी जो मैंने जहाँ पे जोड़ डाला था वो स्टेटमेंट गलत है। कैसे क्या हुआ देख लीजिए कि जो डेटा लोकलाइजेशन है इज द एक्ट ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन एनी डिवाइस that is physically present within the borders of specific country where data is generated। तो इसलिए आप समझ पा रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 हो गया गलत। और हाँ, ये जस्टिस BN श्री कृष्णा जी ने इसे रिकमेंड किया था और फिर उनकी कमेटी के द्वारा उनके मतलब चेयर करते हुए उन्हें डेटा लोकलाइजेशन एक कमेटी का चेयर भी किया था। उसके बाद आते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है देखा गया कि रिसेंटली विच कंट्री अडॉप्टेड द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर वेलबिंग 2031। एक स्ट्रेटेजी बनाया गया वेलबिंग 2031 तक का, तो वो कौन से कंट्री ने किया? चाइना, इंडिया, UAE, जापान। चलिए देख लेते हैं। तो ये किया गया UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। इन्होंने क्या किया, एक नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर वेलबिंग 2031 का अडॉप्ट किया। और ये कब किया? जब वो मीट कर रहे थे प्रेसिडेंशियल पैलेस अबू धाबी में। ठीक है,
और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इज द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट नेशनल वेलबिंग ऑब्जर्वेटरी टू सपोर्ट द पॉलिसी मेकिंग। मतलब फर्स्ट नेशनल वेलबिंग ऑब्जर्वेटरी भी उन्होंने इनिशिएटिव मतलब उन्होंने डेवलपमेंट का ये कर दिया था घोषणा, और कहाँ से, प्रेसिडेंशियल पैलेस अबू धाबी से। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको ये सब क्वेश्चन जानने का मिला, आप इसे पॉजिटिव लेकर आगे बढ़ें और वीडियोज़ को देखते रहें, और करंट अफेयर एनालिसिस जो भी मॉर्निंग सेशन में आ रही है उसको भी अच्छे से फॉलो करते रहें। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आगे के लिए भी आप इसे बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप करेगा एग्जाम्स में। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, जय हिंद।